नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल रहेगा कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 कैपिटल बनाने की बात की है। अब उसको तो रिपील किया जा रहा है, पर यह क्लियर नहीं है कि पहले की तरह फिर से अमरावती पे ही फोकस किया जाएगा या कुछ नया होगा। जानेंगे इस मुद्दे को। इधर है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड कि कैसे हम चाइल्ड मैरिज को रोक सकते हैं, जानेंगे इस मुद्दे को। तीसरा है कि टेलीकॉम सेक्टर और डिजिटल सर्विसेज एक अपॉर्चुनिटी है। हमें किसी भी क्राइसिस का वेट नहीं करना चाहिए कि हम कुछ भी नया करने के लिए क्राइसिस आए तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 1991 में एलपीजी पॉलिसी तब अडॉप्ट की जब हमारे यहाँ पर क्राइसिस आ चुके थे बहुत बुरे। तो बोला उसी चीज़ को हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जब परिस्थिति बिगड़े तभी हमें तैयार नहीं होना चाहिए, पहले भी हम कुछ एक्शंस ले सकते हैं जिससे कि हमारी प्रोग्रेस और अच्छे से हो पाए। जान लेंगे इसको। तीसरा आर्टिकल इधर है, ये चौथा आर्टिकल है कि जो कोविड वैक्सीन्स हैं इनको देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और WTO में देखो मीटिंग भी होगी ट्रिप्स की, तो उसमें ये मुद्दा जानेंगे। और ये लास्ट वाला आर्टिकल है, इसमें एक बार नज़र डाल लेंगे कि केमल पॉपुलेशन ने लगातार डिक्लाइन कर रही है, तो क्या किया, मतलब क्या इशू है, किसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, जान लेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज सेव हर चाइल्डहुड। आर्टिकल को देखो लिखा है उमा महादेवन दास गुप्ता ने, ये खुद IAS ऑफिसर हैं। तो इनका ये कहना है कि ग्राम सभा में 2 साल पहले की बात है, एक स्कूल जाने वाली लड़की एक से पूछा गया कि भाई आपकी जो शादी की गई है उसके पीछे वजह क्या है। तो वो अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए बोल रही थी कि मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि तेरे को शादी करनी पड़ेगी। और जब उसने मना किया उस लड़की ने तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई, उसको दर्द उठाना पड़ा। ठीक है, जबकि उसकी क्लासमेट्स जो हैं उनकी नज़रें उन्हीं पर गड़ी, उसी के चेहरे पर गड़ी हुई थी कि वो कितने बुरे तरीके से डरी हुई थी। और उनकी जो दोस्त थी उसकी रियलिटी उनके सामने आ रही थी। तो रियलिटी क्या है जी कि चाइल्ड मैरिज अभी भी कंटिन्यू है, इसको रोकना अभी भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर देखा जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से, जो कि 2015-16 में हुआ था, तो कोविड से पहले भी 18 साल की उम्र से पहले की लड़कियों की जिनकी शादी हुआ करती थी उनके नंबर्स कम नहीं हुआ करते थे। इसका आइडिया आप यहाँ से लगा लो कि 15 से 19 साल की लड़कियाँ, ठीक है ना, 15 से 19 साल की जो वुमेन है उनके अंदर उनमें 8% प्रेग्नेंट हो चुकी थी 15 से 19 साल की उम्र में ही। तो आप 15 से 19 साल की उम्र में प्रेग्नेंट का मतलब समझ गए कि 18 साल की उम्र से तो पहले ही शादी हुई होगी। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि 2019-20 का है, उसमें फर्स्ट फेज में ये निकल के आ रहा है कि अभी भी चाइल्ड मैरिजेस को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है, अभी भी कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। और कोविड-19 के टाइम में तो ये सिचुएशन और ज़्यादा एग्जर्वेट हुई है, बहुत ज़्यादा शादियां हुई है छोटे बच्चों की। इसके लिए देखो सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र की, कि जी शादियों को रोकने के लिए या बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनकी शादी को डिले करने के लिए अक्सर हमारे यहाँ पर क्या समझा जाता है, लड़कियों को बोझ समझा जाता है, क्योंकि वो डावरी और ये दिए जाते हैं ना, दहेज, इसकी वजह से तो वो जल्दी शादी करने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र का प्रोविज़न था जिसमें ये था कि हाँ कैसे भी करके बच्चों की शादी को डिले करवाया जाए, ठीक है ना। तो पर ये वन साइज़ फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट तो हर जगह पे अप्लाई होता नहीं है, बट रियलिटी ये है कि अभी भी बहुत सारी लड़कियां जो टीन एज में हैं उनकी शादियां कर दी जाती है, बजाय इसके कि कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र के प्रोविज़न पिछले 2 दशकों से अवेलेबल है अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। तो ये केवल और केवल आप इकोनॉमिकल सपोर्ट देकर के क्या सोशल नॉर्म्स हैं उनको चेंज कर दोगे क्या? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि चाइल्ड मैरिज कब होती है, जब सोशल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को अगर हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक तो ये कि वुमेन या फिर गर्ल ये जो होती हैं ये एक अच्छी औरत, अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर बनने के लिए इनका मेन रोल होता है, बाकी और इनका कोई रोल नहीं होता। और दूसरा, इनकी जो डोमेस्टिक लेबर है या फिर केयर वर्क है वो ही इनका मेन काम है, औरतों का ही काम है घर पे काम करना, बच्चों को संभालना। तो ये जो बिलीफ है कि भाई लड़कियों की शादी जितनी जल्दी कर दी जाएगी उससे एक तो उनका खुद का सेफ्टी भी इंश्योर हो जाएगी, प्रोटेक्शन भी हो जाएगी, एक ये भी है। इसके अलावा फैमिली ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है और इकोनॉमिक बर्डन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हाँ भाई बेटी की शादी कर दी, बहुत बड़ा काम किया, ऐसा सोचा जाता है।
तो ऐसे में चाइल्ड मैरिज जो है वो डिस्क्रिमिनेशन शो करता है कि हमारे यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा है। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी खासे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अवेलेबल है वुमेन और गर्ल्स के लिए, पर्टिकुलरली हमारी सोसाइटी की बात करें तो ये चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से चाइल्ड मैरिज अभी तक भी 21st सेंचुरी में भी प्रेवलेंट है। अब इसमें सीधी सी बात है कि चाइल्ड मैरिज जो है वो लड़कियों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है, ठीक है। और इसके लिए देखो पॉलिसी बनाना और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कैसे होता है? एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब जल्दी शादी हुई है तो जल्दी बच्चे को बियर कर लेंगी, तो कंसीव कर लेंगी, तो वैसे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इसके अलावा अपनी खुद की जो प्रोडक्टिव लाइफ होती है एज में, अपनी खुद की जो प्रोडक्टिविटी है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है ना। इसके अलावा डोमेस्टिक स्टेटस जो है टीन एज वाइफ का, आपको पता ही है कि कितना लो हो जाता है, क्योंकि छोटी बच्चियां हैं घर में, अगर किसी की शादी होकर के जा रही हैं तो वहाँ पर उन छोटे बच्चों को तो छोटा ही कंसिडर किया जाएगा, और फिर लंबी मतलब जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक उनकी जो रेपुटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, और एक कहते हैं ना कि अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पाएंगे। इवन जब प्रेगनेंसी की बात करें तब भी इनका खुद का डिसीजन नहीं हो पाता, ठीक है। फिर आ जाओ जी, एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, तो एजुकेशन अच्छी नहीं है तो फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू में भी कहीं ना कहीं असर आएगा। खाना पीना तो पहले ही देखो, एज कम है, शादी जल्दी कर दी, बच्चा जल्दी कंसीव कर लिया, डिलीवरी हो गई, तो वैसे ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, और फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी लगातार होती रहती हैं, ठीक है। डोमेस्टिक लेबर के जो घंटे हैं वो भी कम नहीं होते, लगातार उसी के ऊपर सारा उड़ेल दिया जाता है कि हाँ भाई तू ही कर सारा। एनेमिक हो जाती हैं, सोशल आइसोलेशन में चली जाती हैं, किसी से कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो भी, बच्चा जल्दी बियर करना, खुद की लाइफ से संबंधित डिसीजन नहीं लेना, माल न्यूट्रिशन, खाने पीने का खुद का ध्यान नहीं रखना, सबसे लास्ट में खाना खाना, पहले सबको खाना खिला करके। फिर उसके बाद में इसका रिजल्ट ये होता है कि उनकी खुद के जो हाल हैं, खुद का जो हाल है उसका असर आने वाली जनरेशन पे भी पड़ता है। दैट मीन्स जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है ना, कुपोषण की, वो इंटर जनरेशनल होती चली जाती हैं और आने वाली जनरेशन पर भी उनका असर पड़ता है। तो चाइल्ड मैरिज, टीन एज प्रेगनेंसी, पॉपुलेशन ग्रोथ, बच्चों की उम्र के साथ में हाइट ना बढ़ना, दैट इज चाइल्ड स्टंटिंग, अच्छी खासी पढ़ाई, मतलब पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म ना करना, ठीक है, खुद का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंज क्रिएट कर देती हैं एक औरत के लिए, ठीक है। तो ऐसे में पॉलिसी इंटरवेंशन ही देखो काम नहीं करेगा, यहाँ पर ज़रूरत है कि एक पॉलिसी प्रॉपर बने और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से हो। इसका एक एग्जांपल है कि कर्नाटका में अभी एक लेजिस्लेशन लाया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2017। इसमें यह है कि अगर बच्चों की शादी जल्दी कर दी जाती है और उसके बारे में कहीं पर भी आइडिया लग गया कि जी बच्चों की शादी जल्दी की गई, चाइल्ड मैरिज कर दी, तो उसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि जिस दिन शादी हुई है उस दिन से लेकर अब तक इलीगल है, चाहे कभी भी शादी हुई हो उनकी, ठीक है ना। वॉइड एब इनिशियो का मतलब हो गया जिस दिन पता पड़ गया ना ऑफिसर्स को या फिर गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट को कि जी बचपन में ही शादी कर दी है ना, चाइल्ड मैरिज थी ये, तो वो शादी कैंसिल होगी, चाहे फिर वो किसी स्टेज पे पहुंच जाए। चाहे आज शादी हुई है बच्चे की और 15 साल बाद में उसका पता पड़ा, तो आज के दिन से ही उसको कैंसिल माना जाएगा। इसके अलावा कॉग्निजेबल ऑफेंस, दैट मीन्स विदाउट वारंट जाकर के अरेस्ट किया जा सकता है। मिनिमम पीरियड डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ जी, अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करता हुआ मिला ना, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो बच्चे के, ठीक है, चाहे कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो, उसको जेल मिलेगी, रिग्रेस जेल, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी जेल होगी, जो पनिशमेंट भी अच्छी खासी मिलेगी। तो देखो सवाल ये है कि क्या करना चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो। तो लेजिस्लेशन हो गया, इसके अलावा दूसरे और भी ड्राइवर्स हैं जो कि फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेकेंडरी एजुकेशन हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। सेकेंडरी एजुकेशन में सबसे बड़ा हर्डल क्या है, वो है सेफ्टी। लड़की जो होती है हमारे यहाँ पर समाज में, उनकी सेफ्टी को हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम और कंसिडर करते भी है, ज़रूरी भी है हमारे लिए। तो ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो, उनको सपोर्ट दिया जाए यंग वुमेन को, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन को अर्निंग में अप्लाई कर सके। दैट मीन्स अपनी खुद की इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर सके। इसके अलावा गर्ल्स हैं, उनको देखो स्कूल रेगुलरली अटेंड करना चाहिए, इसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले, ठीक है। स्टेट जो है वो एक जो स्कूल आप कह सकते हो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वो ओपन कर सकता है, जैसे हॉस्टल फैसिलिटी हो, गर्ल्स हॉस्टल खोल दी जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छे से हो,
जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां स्कूल जाने से झिझकी नहीं, और घर वाले भी थोड़ा सा सिक्योर फील करें कि हाँ हमारी बेटी को पढ़ाएंगे तो रिस्क नहीं है बाहर। ठीक है। इसके अलावा गर्ल्स के क्लब बनाए जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो ग्रुप में स्टडी कर सकें, एक दूसरे के साथ अपने जो बातें हैं वो शेयर कर सके। सॉलिडरिटी, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना ज़रूरी है, और एक रेजिलियंस, क्योंकि घर वाले दबाव लगाएंगे, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, तो इस केस में लड़कियों को खुद को स्ट्रांग भी बनना ज़रूरी है। इसके लिए टीचर्स जो है ना, वो एक रेगुलर जेंडर इक्वालिटी का कॉन्वर्सेशंस प्रमोट कर सकते हैं। दैट मीन्स क्लास में बातचीत शुरू करें, समाज में जब भी बैठे टीचर्स, तो उनका रोल ये होना चाहिए कि लड़कियों को भी अब एक डिग्निफाइड लाइफ देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में हमारी जो 50% वर्कफोर्स है, ठीक है ना, हम उसको पीछे नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा लड़कियों को लड़कों को एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड तैयार करवाना चाहिए, टीचर्स का ये रोल है अपने आप में। इसके आगे कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे कि चाइल्ड मैरिज तो रोके और लड़कियों का एम्पावरमेंट हो सके, जैसे कि यहाँ पर महिला समाख्या या फिर चिल्ड्रंस विलेज असेंबलीज तैयार की जाए, क्योंकि 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, तो यहाँ पर ग्राम सभा इस तरीके से हो जहाँ पर बच्चों के बारे में बातचीत हो और बच्चों का खुद का पार्टिसिपेशन भी हो। इंडिया के आज देखो तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, उनकी कोई इश्यूज ही एड्रेस नहीं हो रहे हैं उनके। गवर्नमेंट के एक्शन हैं वो सोशल चेंजेस ला सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा जो फील्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे कि राजस्थान में अगर देखें तो जैसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स या फिर आपको ग्राम सेवक, और ये नाम सुने होंगे आपने, जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, उनका रोल होना चाहिए। टीचर्स का पार्टिसिपेशन, आंगनवाड़ी में जो काम करती हैं वो, पंचायत में रेवेन्यू स्टाफ के जो पटवारी और ये लोग होते हैं, इनका रोल हो गया। रूरल कम्युनिटी के जो लोग हो गए, उनको इंटरेक्ट करवाओ, उन लोगों को एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि चाइल्ड मैरिज को रोकना चाहिए। पर रियलिटी ये है कि ये सारे के सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं वहाँ पर, सबको इन्फॉर्मेशन रहती है और अंडरग्राउंड मैरिजेस कंप्लीट कर दी जाती है। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन है ना, उसको डिसेंट्रलाइज करो। डिसेंट्रलाइज क्यों? क्योंकि एक जगह पर अगर आप जाओगे और वहीं पर आप बर्थ सर्टिफिकेट करा रहे हो, वहीं पर मैरिज सर्टिफिकेट करा रहे हो, तो एक बंदे को ही आपने घूस दे दी और वो काम कर देगा, और दूसरी बार मैरिज सर्टिफिकेट भी वहीं पे बनवा रहे हो, तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट बनाने में एक ही घूस, एक ही ब्राइब काम कर जाएगी, क्योंकि करप्शन प्रेवलेंट है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पर अगर ये रजिस्ट्रेशन होंगे तो चाइल्ड मैरिज को रोकना पॉसिबल हो पाएगा। तो ये कुछ सजेशंस थे कि कैसे हम चाइल्ड मैरिज को रोक सकते हैं। अच्छा था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डोंट वेट फॉर अ डिस्ट्रेस। देखो आर्टिकल को यहाँ पर लिखा है रजत कथुरिया और मानसी केडिया ने। देखो कैबिनेट ने अभी रिसेंटली, अभी बात है सितंबर की, तब जाकर के जो अभी टेलीकॉम सेक्टर में एक डीप फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जिसमें आपको पता है एयरटेल भारती और वोडाफोन आइडिया दोनों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि भाई आपके ऊपर जो भी बर्डन है उसको आप रिड्यूस करो, आपके ऊपर जो लाइसेंस फ़ी ड्यू है उसको भी आप थोड़ा डिले करके मॉरेटोरियम लेकर के पे कर सकते हो। इसके अलावा जो लाइसेंस का टेन्योर है वो भी 20 साल से बढ़ा करके 30 साल का कर दिया। मतलब बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए थे, सितंबर 2021 की बात है। तब अब जाकर के वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने 25% अपने टैरिफ्स को राइज़ करने की बात की है। और ये जो बेसिकली राइज़ हुआ है, ये कैबिनेट का जो पैकेज मिला है ना सितंबर में, उसके बेसिस पे ही है। और आपको पता ही है दूसरी तरफ है रिलायंस जियो, जो कि मेन डिस्ट्रप्टर इन चीफ है। जब से रिलायंस जियो की एंट्री हुई तभी तो टेलीकॉम सेक्टर में ज़्यादा डिस्ट्रेस आ गए, क्योंकि रिलायंस जियो ने आते ही सारी चीज़ों को सस्ता कर दिया। और इसका फ़ायदा देखो यूजर्स को तो हुआ है, पर वही चीज़ है कि अगर हमारे यहाँ पर बाईपोली या फिर मोनोपोली हो जाती है ना, तो फिर चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। कि अगर मान लो रिलायंस जियो अकेला रह जाए तो भी कंज्यूमर्स के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर ये मन में आए जैसे अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करेगा, अपने टैरिफ्स को राइज़ करेगा, हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि हाँ जी अगर रिलायंस जियो हमारे लिए सूटेबल नहीं है तो हम कहीं पे दूसरा स्विच कर लें दूसरी ऑपरेटर में। तो ऐसे में एयरटेल और वोडाफोन, इन दोनों का बचना, वीआई वोडाफोन आइडिया और एयरटेल और जियो, इन तीनों का बचना ज़रूरी है। तब जा करके कंपटीशन वाला हमारा मार्केट तैयार होगा, तब जा करके हमें अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज सस्ते में मिल पाएगी। देखो 2G स्पेक्ट्रम से लेकर के अभी तक 4G तक हम पहुंच चुके हैं और अब 5G नेटवर्क की बात चल रही है। और कल हमने देख लिया था कि 2023-24 आते आते हैं 6G नेटवर्क हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो सवाल ये है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लगातार कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ क्राइसिस आता है तो ही कुछ हमें आउटकम देखने को मिलता है।
तो राइटर्स का मेन कंसर्न यही है कि हम कोई भी रिफॉर्म्स या कुछ भी चीज़ करना चाहे नहीं तो उसके लिए क्राइसिस का वेट ही क्यों करें। 1991 में हमने रिफॉर्म्स लिए एलपीजी पॉलिसी वाले, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वो भी क्राइसिस ड्रिवन ही थे। इसके आगे भी आज हम बात करते हैं कि जी ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन था 1991 का, तो सवाल ये आ जाता है कि इसमें भी तो यही मुद्दा था ना कि हमारी इकोनॉमी पहले सोशलिस्टिक पैटर्न पे चल रही थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, पर टिल्ट था सोशलिस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ था और सही में ज़रूरत भी थी, क्योंकि हम गरीबी से निकल रहे थे और अभी भी गरीबी तो कहाँ ख़त्म हो पाई है। तो सोशलिस्ट पैटर्न पे हम काम कर रहे थे। उसका भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं देखने को मिला। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब कि गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाए तो उस पॉलिसी का फ़ायदा जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे इंडिविजुअल है उसको भी मिले, ठीक है। तो सोशलिस्टिक पैटर्न में भी इतना आउटकम नहीं मिला था। और अभी जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है जिसमें एलपीजी पॉलिसी हमने अडॉप्ट की ली थी, उसका भी देखो इतना ज़्यादा कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं मिल रहा है। पर हाँ, फिर भी हम ये चीज़ सोच के खुश हैं कि जी बहुत बढ़िया काम किया था, रिफॉर्म्स हमने अडॉप्ट कर लिए, ठीक है। तो सवाल ये आ जाता है कि आज जब से हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट किया तब से लेकर अभी तक की क्या ट्रेजेक्ट्री रही है। तो 2018 में देखो ऑक्सफैम रिपोर्ट आई थी। ऑक्सफैम रिपोर्ट तो अभी रिसेंटली कोविड के बाद में भी आई है, तो कोविड को इनइक्वालिटी वायरस भी तो बोला ही है ना ऑक्सफैम ने, ठीक है ना। तो ऐसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये है 2018 की कि इंडिया में जो 10% रिचेस्ट इंडियंस है ना, उनके पास में इंडिया की टोटल वेल्थ का 77.4% है, जो कि आप मान के चलो 2017 में केवल 73% हुआ करती थी। ओके, इसको थोड़ा और अगर क्लियर लेकर के आए तो वो ये कि हमारी कंट्री की जो वेल्दीएस्ट 1% पॉपुलेशन है ना, उनके पास में कंट्री की टोटल वेल्थ का 58% है। अब आप देख लो रिमेनिंग 99% लोगों के पास में क्या बच गया, ओनली 42% वेल्थ। इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी हमारे यहाँ पर है। अगर प्री 1991 पीरियड की बात करें तो उस टाइम पर गवर्नमेंट के पास में जो तरीके थे अपलिफ्टमेंट के या इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के, वो थे कि भाई हायर इनकम वालों को टैक्स कर दो और बाद में जो बचे हुए जो गरीब हैं या फिर जो भी लोअर इनकम वाले हैं उनको उनको थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, सब्सिडी दे करके रहसें। और पब्लिक सेक्टर ऑपरेशन ज़्यादा हुआ करते थे क्योंकि गवर्नमेंट का रोल था। ये तो बात हो गई 1990 से पहले की। 1991 मतलब 1991 से बाद की अगर बात करें तो अब टैक्सेशन भी लगता है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन भी है, स्मार्टफोन्स का भी यूज़ किया जा रहा है, और जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र भी हो सकें। तो कहने का मतलब अब तो और भी ज़्यादा स्कोप है इन इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने का। तो राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि देखो रिसर्चर्स के हिसाब से अगर देखें तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि डिजिटल मॉडल जो है वो पोस्ट 1991 आया, जो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें 1991 एलपीजी पॉलिसी के बाद में हमने अडॉप्ट की। और अडॉप्शन जो था वो कोई क्राइसिस ड्रिवन नहीं था, वो सोच समझ करके और फिर बाद में तैयार किया गया था कि कैसे भी करके हमें आगे बढ़ना है डिजिटल सिस्टम का प्रमोशन करके। पर सवाल यह आ जाता है कि जब इतना सोच समझ करके ही प्लान स्टार्ट कर दिया था तो आज क्यों क्राइसिस का हमने वेट किया जब ये रिफॉर्म्स लाने थे। क्योंकि सबसे बड़ा जो मुश्किल है ना वो था एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू की डेफिनेशन, जिसमें ये जो वोडाफोन है, एयरटेल है, इनके पास में अगर टेलीकॉम सेक्टर में जो पार्टिसिपेशन है उसके अलावा भी इनके कोई एसेट्स है ना, उनका भी इन्होंने कोई लेन देन किया तो उसको भी एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू में कंसिडर कर लिया और बोला कि आपने कहीं पे कोई प्रॉपर्टी बेची है, कहीं पे कोई चीज़ आपने लीज पे दी है, तो बोलो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इसकी वजह से इनके ऊपर क्राइसिस आ गए। हम कारण जानेंगे और क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से आज टेलीकॉम सेक्टर क्राइसिस में है, ठीक है। तो अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो देखो ग्रोथ है वो अकेली अपने आप में सफिशिएंट हम नहीं कह सकते कि जी केवल कंट्री ग्रो करेगा तो एवरेज इनकम हर एक इंडिविजुअल की बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, है ना। और ये चीज़ तो आपने भी देखी होगी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हों यूपीएससी मेंस के, तो उनमें क्वेश्चन ये था कि ग्रोथ, इंडियन ग्रोथ जो है वो जॉबलेस ग्रोथ है। तो जॉबलेस का मतलब क्या हो गया कि जो लोग पैसे वाले हैं वो तो लगातार पैसे वाले बनते चले गए और जो यूथ हैं उनको जॉब ही नहीं मिल रही, पर फिर भी आप देखो इकोनॉमी ग्रो कर रही है और प्लस में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट आती चली जा रही है। तो ऐसे में बोला हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ अगर आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पर इंक्लूसिविटी है। तो कहने का मतलब ग्रोथ तो होनी ही चाहिए बट इंक्लूजन भी होना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होना चाहिए, जिसमें गांव में रहने वाला बंदा भी उतना ही ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जितना कि अर्बन एरियाज़ में रहने वाला है। इसके अलावा जो रिच है उसी के इक्वलेंट एक पुअर का पार्टिसिपेशन भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो ऐसे में देखा जाए तो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 10% का इंक्रीमेंट देखा जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर में।
और जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 3.2% हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी में टेलीकॉम सेक्टर में 10% इन्वेस्टमेंट अगर हम राइज करते हैं ना, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जीडीपी 3.2% तक इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि टेलीकॉम सेक्टर कितना प्रॉमिसिंग है। और आप ये भी जानते हो कि जब से जनधन योजना शुरू हुई है तब से बहुत ज़्यादा इंक्लूजन हुआ और बैंक अकाउंट्स की भी कोई कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों के बैंक अकाउंट खुल चुके हैं, लगभग 440 मिलियन, लगभग 44 करोड़ इंडिविजुअल्स के बैंक अकाउंट इंडिया में है। इसके अलावा 44 करोड़ बैंक अकाउंट इंडिया में है और इसके अलावा जो रुपए कार्ड है, डेबिट कार्ड, ठीक है, वो 31 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है। तो सवाल यह है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है इस जनधन योजना ने। इसके बाद में बात आ जाती है आधार आइडेंटिटी। देखो, आधार जब से आया तब से ये केवाईसी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आईडी बन के रह चुका है। और आज जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम बात करते हैं, डीबीटी, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है। उसमें भी केवाईसी के लिए या फिर मेन जो बैकबोन है वो आधार कार्ड का ही काम है। तो अल्टीमेटली जो एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो क्या, कि जनधन, आधार और मोबाइल का मतलब टेलीकॉम सेक्टर, आधार आप पता ही है, और जनधन का मतलब हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आपने बैंक अकाउंट्स खुलाए। तो इस ट्रिनिटी ने मिलकर के बहुत ही शानदार काम किया है, जिसका रिजल्ट ये है कि एक इंडिविजुअल को जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है उसको डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना, उनके मोबाइल फ़ोन से उनका बैंक अकाउंट कनेक्ट है। तो आज देखो कितनी ज़्यादा डिजिटल वॉलेट्स और इतने यूज़ होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना बहुत आसान हो गया है, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ गई एक तो, और दूसरी लीकेजेस जो हुआ करते थे पहले, जैसे राजीव गांधी जी का कहना था कि 1 रुपया गवर्नमेंट रिलीज़ करे तो भाई 10 पैसे एक गरीब तक पहुंच रहे हैं, तो बोला ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का कारण है। तो इस केस में ये जो बीच में लीकेजेस थे इनको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इसे जनधन, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी के यूज़ से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम टेलीकॉम सेक्टर या डिजिटल सर्विसेज में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा ग्रोथ में भी है और इंक्लूजन में भी है। तो इसी पर मेन फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये एक चीज़ हो गई कि अपने आप में, पर वही चीज़ है कि ये चीज़ें इर्रेगुलर मैनर में हुई है, कोई कंटिन्यूस मैनर में काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम थोड़ी प्रोग्रेस भी फील करते हैं पर बीच में ग्लिचेस भी आते रहते हैं, ठीक है। तो एक रेगुलर बेसिस पे काम करना ज़रूरी है। हमारी इकोनॉमी को हम डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन के लिए हमें टेलीकॉम सेक्टर को तो प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखें तो जब से 2G स्कैम ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, वो मुद्दा जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर को बहुत ज़्यादा शॉक लगा। उसके अलावा जो लाइसेंस थे उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं। इसके अलावा एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू उसको लगातार बढ़ा करके टेलीकॉम सेक्टर में जो भी कंपनीज थे उनका बर्डन बढ़ा दिया। इसके अलावा जो मोबाइल लाइसेंस थे उनको पहले फिक्स टेन्योर के लिए दिया गया था, अब उसको चेंज करके अल्टीमेटली आपने फ्लेक्सिबल कर दिया। दैट मीन्स कि अब जो है वो रिन्यू करवाने की नौबत भी आती है। इसके अलावा वोडाफोन का जो केस है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, कि लॉ लाया गया 2012 में, टैक्स शुरू कर दिया 2007 से, तो उससे भी बोलो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई है। फिर शुरुआत में जब टेलीकॉम सेक्टर हमारे यहाँ पर शुरू हुआ था तो जो फर्स्ट रेगुलेटर था उसको डिसॉल्व कर दिया हमने 1999 में, ये एक और डिसरप्शन था। इसके अलावा बहुत ही लंबे प्रोसेस में उलझा करके रखना टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़ को, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर पर डिस्ट्रेसेस बढ़ती चली गई, ठीक है। इंडिया में रिफॉर्म्स की बात करें तो हमें पता है कि हर बार क्राइसिस की वजह से आए हैं, पर जब न्यू टेलीकॉम पॉलिसी लाई गई थी ना 1999 में, वो कोई क्राइसिस या किसी डिस्ट्रेस की वजह से नहीं थी, वो वेल प्लान्ड मैनर में लाई गई थी। पर वही चीज़ है, मुश्किलें बढ़ा दी गई। कैसे? शुरुआत में गवर्नमेंट को यूँ लगा था कि टेलीकॉम सेक्टर को अगर हम प्रमोट करेंगे और फिक्स लाइसेंस फ़ी कर देंगे कि हाँ जी, जो भी टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली कंपनी जो वो लाइसेंस ले ले और उस लाइसेंस के लिए उनको एनुअली फिक्स पैसा गवर्नमेंट को देना है। पर उसको फिर बाद में देखा तो बहुत मुश्किलें होने लगी, सरकार के पास में पैसा इतना ज़्यादा आया नहीं, और दूसरी तरफ सरकार के पास में पैसा तो फिक्स था पर दूसरी तरफ जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां थी वो क्या कर्जे के नीचे दबती चली गई कि भाई इतना ज़्यादा बेस तो क्रिएट हुआ नहीं यूज़र्स का, पर रेवेन्यू जो थी गवर्नमेंट को वो टैक्स के तौर पे करनी थी, फ़ी के तौर पे करनी थी ही। तो फिर अब क्या किया, रेवेन्यू शेयरिंग रिजीम को हमने इंट्रोड्यूस किया कि चलो ठीक है, आपकी जो इनकम हो उसका कुछ फिक्स परसेंट कर लो, वो परसेंटेज आप गवर्नमेंट को पे करोगे, ठीक है। फिर बात आ जाती है
कि ऑक्शन की बात आ जाती है कि हाँ भाई स्पेक्ट्रम है, उनको अब वहाँ पर अब शुरुआत में 1G आ गया, अब 2G की बात आने लगी, तो 2G के ऑक्शंस होने थे स्पेक्ट्रम के, उसमें बहुत बड़ा स्कैम निकल के आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर देती हैं, मुश्किलें बढ़ाती चली गई। और पिछले कुछ सालों की बात करें तो गवर्नमेंट खुद जो है इस चीज़ को लेकर के स्ट्रगल कर रही है कि वाकई में ये इंडस्ट्री जो है इतनी ज़्यादा क्राइसिस में चली गई तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कि जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी का तो हमने एक एग्जाम्पल देखा है। आज जितना कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें टेलीकॉम सेक्टर का कितना बड़ा रोल है, आप भी समझ सकते हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो। अगर यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है टेलीकॉम सेक्टर वाली, ये अगर क्राइसिस में जाती चली गई तो हम कैसे सेटल करेंगे इन चीज़ों को। तो इसके लिए एक रीजनेबल एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू की डेफिनेशन होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम की ऑक्शन है, उसमें रिफॉर्म्स लाए गए कि चलो ठीक है, अब जो है स्पेक्ट्रम अगर कोई भी कंपनी लेती है अपने काम को करने के लिए तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड जो लॉ था उसको गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये भी कह दिया है कि जी एक थिंक टैंक, एक रेगुलेटर स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि हमारे कंट्री में डिओपोली या मोनोपोली इसको प्रमोट ना होने दे। क्योंकि डिओपोली में भी दो कंपनियां हैं, मान लो जियो और एयरटेल, दोनों मिलकर के अगर कोई सेटिंग कर ले तो भी तो नुकसान हो सकता है ना कंज्यूमर को। इसके अलावा जैसे ही आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीकॉम सेक्टर को प्रमोशन देने की अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन ली सितंबर 2021 में, तब से एक मुद्दा और हाईलाइट हुआ है कि एफडीआई के लिए नॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं कि हाँ हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम ला सकें। ठीक है, लाइसेंस फ़ी पे करने के लिए रिलीफ दे दी, पेनल्टीज़ जो चल रही हैं इन टेलीकॉम सेक्टर के कंपनियों पे उनमें भी रिलीफ दे दी गई है कि हाँ चलो ठीक है आप थोड़ा थोड़ा करके पे कर दो, कोई इशू नहीं, मोरेटोरियम दे दिया। लाइसेंस जो टेन्योर है टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए वह 20 साल की बजाय अब 30 साल का कर दिया, बढ़ा दिया है, तो थोड़ी और रिलीफ मिली है। स्पेक्ट्रम शेयरिंग मॉडल है, उस पर भी काम कर दिया कि चलो ठीक है कि एक कंपनी के पास में स्पेक्ट्रम है, जैसे अभी वोडाफोन के पास में स्पेक्ट्रम है और आइडिया के पास में स्पेक्ट्रम है। अब ये दोनों पहले सेपरेट कंपनीज हुआ करती है, अब दोनों ने अगर मर्ज कर लिया तो कंपनी बन गई वीआई। तो बोला है वोडाफोन का स्पेक्ट्रम और आइडिया दोनों का स्पेक्ट्रम वीआई यूज कर सकती है, वी यूज कर सकती है। तो ये भी एक एनकरेजिंग बात है। पॉइंट क्या रहा है कि भाई हमेशा हम क्राइसिस आता है तभी क्यों जगते हैं। हम कुछ चीज़ों को ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि भाई हमें हमारा टारगेट लेकर के इतनी जल्दी से जल्दी रिफॉर्म्स लाएं तब काम करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। इसीलिए तो बोला गया है, यहाँ पर एक देखो फ्रेज है, फॉर देयर इज नो पॉइंट शटिंग द स्टेबल डोर आफ्टर द हॉर्स हैज बॉल्टेड। इसका मतलब ये हो गया कि आप लेट एक्शन क्यों लेते हो, जबकि आपको डैमेज को प्रिवेंट करना है तो आपको क्विक एक्शन लेने चाहिए। जब बिल्कुल चीज़ें हाथ से निकल गई उसके बाद में जगने से क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो आप टाइम पे जगो, टाइम पे एक्शन लो। तो टेलीकॉम सेक्टर और डिजिटाइजेशन दोनों को प्रमोट करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है ना, इनको तो बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलना ज़रूरी है। और वही चीज़ अभी की गई है, पर वो थोड़ा सा लेट रहा, जिसकी वजह से ये कंपनियां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा चुकी हैं। वी का तो ऐसा आ चुका है, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जी मेरे तो बस की बात नहीं है वी को संभालना, आप ही टेक ओवर कर लो इसको, इसका आप नेशनलाइजेशन कर लो, गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले, या फिर कोई दूसरे को लगे तो वो ले लो, हमारे तो बस की बात नहीं है, हम बहुत घाटे में जा चुके हैं। तब जाकर के अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की नौबत आई है, ठीक है ना। नहीं तो फिर क्या है, देखो मार्केट इकोनॉमी के लिए क्राइसिस आ जाएगा अगर डिओपोली या मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाती है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम आ गए कैपिटल कोस्ट। इस आर्टिकल में देखो हम जानेंगे कि आंध्र प्रदेश असेंबली ने अभी देखो फाइनली एक जो लॉ, नई सरकार जब आई थी ना 2015 में, मतलब 2000 अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुए थे, तो उसके बाद में उन्होंने अपनी तरफ से ये कोशिशें की थी कि अब से केवल अमरावती की बजाय हम 3 कैपिटल्स डेवलप करेंगे, जिसमें एक तो लेजिस्लेटिव हेडक्वार्टर तो होगा अमरावती में, और ब्यूरोक्रेसी के लिए विशाखापट्टनम में, और हाई कोर्ट होगा कहाँ पर, कुर्नूल में। तो बोला इससे क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करना पॉसिबल हो पाएगा और डेवलपमेंट हो पाएगा तीन एरियाज़ में। पर मुश्किलें ये क्या हो जाती हैं कि जी यहाँ पर जो मेन कंसर्न था कि जो फार्मर्स थे जिन्होंने अमरावती को डेवलप करने के लिए, कैपिटल डेवलप करने के लिए जो अपनी ज़मीनें दी थी, वो अभी रोड पे उतर गए। दूसरा, इन तीनों जगहों पर इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट करना चाहे अगर आंध्र प्रदेश की सरकार, तो इसमें पैसा बहुत लगेगा। तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने तो भी अपनी तरफ से एक क्वेश्चन रेज कर दिया कि भाई आप पैसा कहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, एक वायबिलिटी तो देखो। तो ऐसे में
जो करंट चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने फिर अनाउंस कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, हम अभी फ़िलहाल तो रिपील करते हैं इस तीन जो कैपिटल बनाने का जो टारगेट है उसको, ठीक है। तो ऐसे में आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स रिपील बिल 2021, इसको पारित कर दिया गया है आंध्र प्रदेश असेंबली ने कि चलो ठीक है, अब हम ये 3 कैपिटल नहीं बनाएंगे। अब सवाल ये है कि जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी 2015 में, जिन्होंने ये कहा था कि जी हम तो अमरावती को ही कैपिटल बनाएंगे, ठीक है ना, वो चीज़ ही रिपीट होने वाली है या फिर कुछ नया होगा, अभी इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है। मतलब ये हो गया कि 2014 में बाइफर्केशन कर दिया गया था, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। उसके बाद में अमरावती को डेवलप करने की बात की थी कैपिटल की तरह चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने। फिर उसके बाद में जैसे ही जगन मोहन रेड्डी की सरकार आती है तो उन्होंने ये कह दिया कि अब अमरावती नहीं, हम 3 कैपिटल डेवलप करेंगे। पर वही चीज़ है, फार्मर्स के प्रेशर के सामने इनको भी झुकना पड़ रहा है। खैर, रेड्डी गवर्नमेंट के सामने 2 आर्ग्यूमेंट्स थे कि हम 3 कैपिटल क्यों डेवलप कर रहे हैं। वो क्यों कह रहे थे, एक तो ये कि बोले कि जिस तरीके से ज़मीनें ली गई थी कैपिटल सिटी को डेवलप करने के लिए अमरावती में, बोले वो बहुत ही गलत तरीके से एक्वायर की थी ज़मीनें। एक तो ये आर्ग्यूमेंट था। दूसरा ये कि बोला हमारे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत हैं, तो अलग अलग एरिया में 3 सिटीज़ अगर हम कैपिटल की तरह डेवलप करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो राइटर एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि भाई कैपिटल सिटी आप एक डेवलप कर लो, बाकी जगहों पर अगर आपको चाहिए कि डेवलपमेंट लेकर के आना तो वहाँ पर आप फोकस्ड मैनर में और टाउन प्लानिंग कर सकते हो और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो वहाँ पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। आप साथ में कैपिटल इन्वेस्ट करो, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो और प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज मैनर में करो ना, कि जहाँ आप चाहते हो कुर्नूल वाले एरिया में डेवलपमेंट हो, विशाखापट्टनम वाले एरिया में डेवलपमेंट हो और अमरावती वाले एरिया में भी डेवलपमेंट हो, तो बोलो उस जगह पे आप सीधा सीधा फोकस इस चीज़ पे लगाओ ना कि वहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन हो वहाँ की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में। तो इसके लिए आपको 3-3 सिटीज़ 3-3 कैपिटल डेवलप करने से क्या फ़ायदा है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितनी लग जाएगी। क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखो ना कि श्रीनगर और जम्मू के बीच में जो 6-6 महीने की कैपिटल शिफ्टिंग होती है जम्मू एंड कश्मीर की, कि सर्दियों के टाइम पे तो जम्मू और गर्मियों के टाइम पे श्रीनगर, तो बोलो उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं इधर से उधर केवल मशीनरी का शिफ्ट करने में। तो यहाँ पर कितना नुकसान हो जाएगा और लोगों को कितना मुश्किल होगी कि विधानसभा में जाना है तो वो अमरावती जाएगा और हाईकोर्ट में जाना है तो वो पहुँचेगा कुर्नूल। तो ये कितनी ज़्यादा मुश्किल, और ब्यूरोक्रेसी बैठेगी आपकी यहाँ पर विशाखापट्टनम में। तो ये कौन सा आप मैनर में काम करना चाह रहे हो, ठीक है ना। इसके अलावा बात ये है कि लीगल केस भी चल रहा था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कि जिस तरीके से आप 3-3 कैपिटल बनाओगे तो कितनी ज़्यादा चैलेंजेस हो जाएंगे। और फार्मर्स का मोबिलाइजेशन तो ऑलरेडी था इसके अगेंस्ट में कि भाई हमसे ज़मीनें क्यों ली थी जब अमरावती को आपने इस तरीके से डेवलप ही नहीं करना था। तो इन चीज़ों के सामने अल्टीमेटली बात यह है कि एक बार तो 3 कैपिटल वाला जो लॉ था उसको रिपील कर लिया है, पर सवाल यह है कि आगे फिर 3 का ही नया इंट्रोडक्शन आएगा या फिर एक कैपिटल बनेगी, इस पे क्लैरिटी अभी तक नहीं है, ठीक है। और जबकि 2024 के अंदर ये फाइनलाइज हो जाना था, क्योंकि 2014 से 2024 तक हैदराबाद ही कंबाइंड कैपिटल चल रही है अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स पे, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। बाकी तो देखो टाइम बताएगा, सिचुएशन हमने समझ ली है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो ह्यूमैनिटी के लिए वेवियर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल को लिखा है सचिन चतुर्वेदी जी ने। देखो अभी WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है ना, 12th MC12 हम बोलेंगे। तो इसमें आप देखोगे मुद्दा रहेगा कि कोविड वैक्सीन्स के लिए रिलैक्सेशन मिले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, और इससे संबंधित जो मीटिंग होगी वो WTO का एक पार्ट है, दैट इज ट्रिप्स, उसमें होने वाली है। तो इससे क्या है कि जो कोविड से रिलेटेड वैक्सीन डेवलप हो चुके हैं ना, उनसे संबंधित टेक्नोलॉजीज़ जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सके, जिससे कि उनकी जनता को ऐसे ही मतलब फ्री फंड में मरने ना दिया जाए। सबसे ज़्यादा लो इनकम कंट्रीज़ है ना, वो इंडिया की लीडरशिप को मानते हैं, जिसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम इंडिया ने बहुत हद तक डेवलप किया है, और ये तो सेकंड वेव आ गई थी हमारे यहाँ पर नहीं, इंडिया ने तो अपनी वैक्सीन मैत्री के बेसिस पे बहुत सारे कंट्रीज़ को वैक्सीन्स भी सप्लाई किए हैं, ठीक है। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट पहले ही दी थी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इसके लिए हमें रिलैक्सेशन देना चाहिए, जिससे कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जनता को हम बिल्कुल एकदम वल्नरेबल ना छोड़ दें। नहीं तो बात वही है कि जब तक एक बंदा भी कोरोना से फ्री नहीं है तब तक ये मान के चलो कि पूरी दुनिया कोरोना से फ्री नहीं है। तो ऐसे में देखो कि अभी ट्रिप्स की मीटिंग है, उस ट्रिप्स की मीटिंग को चेयर कौन करेगा,
यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ के एम्बेसडर, नॉर्वे के एम्बेसडर डफिन सॉर्ली ऑफ नॉर्वे, वो चेयर करेंगे ट्रिप्स को। इसके अलावा WTO के डायरेक्टर हैं, आपको पता ही है, जनरल नगोजी अकोंजो इवेइला, जो कि दिल्ली की विजिट पे आए थे। तब भी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने ये कहा था कि हमें वाकई में कोविड रिलेटेड वैक्सीन या जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं इनको रिलैक्स कर देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सके। दैट मीन्स AEI पे उन्होंने फोकस किया, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्सेस प्रोवाइड करना, इक्विटी प्रोवाइड करना, इंक्लूजन होना। एक्सेस का मतलब कि भाई ऐसा नहीं कि जो पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले कंट्रीज हैं, उनके पास में तो सब कुछ अवेलेबल है, गरीब कंट्रीज़ के पास कुछ है नहीं। इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी का मुद्दा ये आ जाता है कि अगर अमीरों के पास है तो गरीबों के पास में भी होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। जिसको जितने ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है उसको उतना ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने के लिए। इंक्लूजन, कि आप सभी का पार्टिसिपेशन इंश्योर करो। पर बात ये आ जाती है कि यूरोपियन यूनियन या फिर जो स्विट्जरलैंड है, ये कंट्रीज ऐसे हैं, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, UK, इन्होंने अपनी तरफ से बार बार इस मुद्दे को रोकने की कोशिश की है कि भाई हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रिलैक्सेशन नहीं देना चाहते हैं। पर आज की अगर देखी जाए तो इंडिया तो देखो अपनी तरफ से डिपेंडेंट नहीं है। वो ज़माना जा चुका है कि जब इंडिया खुद एक कह सकते थे ना कि हाँ वेट करता था कि हमें कोई फॉरेन एड मिलेगी। आज वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत हमने 65 मिलियन से भी ज़्यादा वैक्सीन डोजेज हैं वो 100 कंट्रीज़ को अभी तक सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा मेडिसिन, डायग्नोस्टिक किट्स, वेंटिलेटर्स, इनको भी हमने 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ को अभी सप्लाई कर रहे हैं। और लगातार अभी देखो, केवल और केवल एक मुद्दा थोड़ा सा देखें तो सेकंड कोविड वेव आई थी ना, उसने हमें परेशान कर दिया। नहीं तो इंडिया कोवैक्स फैसिलिटी में बहुत ही जोरों शोरों से पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि सेपी, गावी, WHO और साथ में यूनिसेफ, ये मिलकर के ओवरऑल काम कर रहे हैं, जिसमें कि गरीब देशों को, जो नीडी कंट्रीज़ हैं, उनको वैक्सीन और कोविड को कंटेन करने के लिए फैसिलिटी दी जा सके। इंडिया देखो अभी तक कोवैक्स प्रोग्राम के अंडर में 2 लाख से ज़्यादा डोजेस दे चुका है UN पीस कीपिंग फोर्सेस को अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड, UN के अलग अलग एरियाज़ में जो मिशन चल रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो MC-12 को देखो एक स्टेप आगे जाने की ज़रूरत है। जब ये प्रपोजल लाया गया था ना कि पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑफ ऑन इक्विटेबल ग्लोबल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन, इसको लाया गया था मार्च 2021 में। इंडिया एक इनिशिएटर था इसमें कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तब UN के 180 मेंबर्स ने पार्टिसिपेशन में हाँ कहा था कि हाँ वाकई में हमें कोविड-19 वैक्सीन को ग्लोबल पब्लिक गुड डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है, और उसी चीज़ के ऊपर इंडिया अभी अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा है। यूरोपियन यूनियन, UK और स्विट्जरलैंड, ये तीनों ने मिलकर के हमेशा अड़ंगे लगाए हैं और फिर से ये वही काम कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर तो कंपनियों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको फ्री में चाहिए। बट रियलिटी है कि जब तक एक बंदा सेफ नहीं है तब तक मान के चलो कोई सेफ नहीं है कोविड के अगेंस्ट में। ठीक है, जबकि UK में आप मान के चलो 6 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोसेज हैं वो वेस्टेज हो चुकी हैं। पता नहीं कौन सी कॉलोनियल एरा की सोच के साथ में जी रहे हैं ये लोग। खैर आगे आ जाइए। WTO मेंबर्स अभी इसमें मिलेंगे 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही, और इसको को होस्ट करेगा स्विट्जरलैंड के अलावा कौन? कजाकिस्तान भी। तब देखते हैं क्या आउटकम निकल के आता है। पर इनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए और इंश्योर करवाना चाहिए AEI, दैट मीन्स एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी। आगे चलते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है द केमल इन द रूम, देखो आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर राजीव महर्षि जी ने। ये आर्टिकल आप खुद से करोगे, खुद से करोगे, करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। Thank you very much for watching this video.